नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के प्रधानमंत्री ने आज दर्शन किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री पारंपरिक परिधान में नजर आए। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फीट से ज्यादा की है। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित पार्वती कुंड पर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की। सनातन में आदि कैलाश की मान्यता छोटा कैलाश के रूप में है। देश की धार्मिक यात्राओं में आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती थी। पहले यहां तक पैदल मार्ग से ही पहुंचना संभव था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों में अब यात्रा मार्ग मोटरेबल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख दर्रे तक इंफ्रा विकास विशेष तौर पर संपर्क बढ़ा है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत तिब्बत सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी स्थित आईटीबीपी कैंप पहुंचे। कैंप पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी कलाकारों के रंग में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां स्थानीय उत्पादों की एक शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पारंपरिक तौर पर गर्म कपड़े, लकड़ी से बने उत्पाद इसमें शामिल रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। देश की सेवा में समर्पित जवान भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। दोपहर में प्रधानमंत्री उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर पहुंचेंगे, जहां वह जागेश्वर धाम में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर बाद पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के विद्यार्थियों को वीडियो संदेश से संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। समारोह के दौरान स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कौशल दीक्षांत समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्कूली प्रशिक्षण के साथ साथ कार्य के दौरान सीखने पर बल देना उद्देश्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली की यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को फ्रांस पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान की जेट इंजन विनिर्माण इकाई का दौरा किया और एरो इंजन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास को बारीकी से समझा। राजनाथ सिंह का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सफ्रान बड़ी साझेदारी के तहत भारत में लड़ाकू विमान के इंजन का सह निर्माण करने पर विचार कर रही है। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खींचतान जारी है। बुधवार को कावेरी जल विनियमन समिति ने जारी अपने बयान में कहा कि कर्नाटक को 16 से 31 अक्टूबर तक 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य शमिका रवि की ओर से पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा की महिला सांसदों की ओर से 15वीं लोकसभा में पूछे सवालों के माध्यिका आंकड़ा 355 था और कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों का 58। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सांसदों की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह एक बहुत ही उत्साहजनक प्रवृत्ति है, जो इस बात का भी उदाहरण देती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे लोगों की आवाज को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 9वें P20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका में यशो भूमि स्थित नवनिर्मित भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना जारी है। मॉरिशस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सूरजदेव फोकिर P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।
वहीं नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सीनेट के उपाध्यक्ष जिब्रिन बरो भी नई दिल्ली पहुंचे। उल्लेखनीय है कि पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष भारत में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मेट्रो में सफर किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आम महिलाएं भी आम महिलाएं नहीं हैं, ये सभी महिलाएं महिला सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मिल्टन डिक ने भारत के डिजिटलीकरण की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जब डिजिटल क्रांति की बात आती है तो भारत दुनिया भर में आगे है। उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में भारत से बहुत कुछ सीख रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। भारत श्रीलंका संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर लोगो लॉन्च किया गया। एस जयशंकर ने कहा कि यह चिन्ह हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और गहरे संबंधों को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के परिसर में वसुधैव कुटुंबकम पट्टिका का अनावरण किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने इसका अनावरण किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF की नीतिगत एवं इसकी सदस्यता विषय पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से पूंजी संपन्न बनाए रखने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के अर्थव्यवस्था वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इस बात पर विचार किया कि दुनिया नई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए बहुपक्षवाद इन वैश्विक मुद्दों से निपटने की कुंजी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। उन्होंने भारत की विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल पर प्रकाश डालते हुए विश्व बैंक इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के वित्त मंत्री नादिया फतेह अलाउद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश से संबंधित आपसी मुद्दों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी अंतर्निहित क्षमता सहित G20 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माराकेच मोरक्को में विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक के मौके पर लचीले और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन के लिए साझेदारी के शुभारंभ में भाग लिया। लॉन्च के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर अच्छा काम कर रहा है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 3 महीने बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नवाब मलिक को जमानत दी थी। देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन के संचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वेक्षण के संबंध में राकेश सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर अंजुमन इंतजामिया मजाजिद कमेटी द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद वाराणसी जिला न्यायालय याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट आज साल 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोग मारे गए थे और 824 अन्य घायल हुए थे। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बुधवार रात बिहार के बक्सर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। ताजा जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 यात्री जख्मी हैं। ट्रेन दुर्घटना के बाद कई रेलगाड़ियों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। लंबे मार्ग की 18 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित है। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर में दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ट्रेनों के परिचालन बहाली कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि स्थानीय जनता और प्रशासन ने जिस प्रकार से राहत बचाव कार्य में सहयोग किया वह सराहनीय है। बिहार के बक्सर में दुर्घटनाग्रस्त नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली वहां बचाव कार्य शुरू हो गया। हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बक्सर ट्रेन हादसे पर भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही भोजपुर से 15 एम्बुलेंस, 4 से 5 बसें और एसडीआरएफ की टीमें दुर्घटना स्थल पर भेजी गई थी।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गा पूजा के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार के थीम पर आधारित पंडाल तैयार किए हैं। यह थीम किसान के अधिकार को लेकर है। हमारे देश के किसान कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। बीएसई सेंसेक्स से करीब 70 अंकों की तेजी के साथ 66,500 के लेवल पर ट्रेड करता दिखा। हालांकि कुछ देर में यह गिरकर 66,379 के स्तर पर आ गया। शुरू में निफ्टी में भी लगभग 20 अंकों की तेजी देखी गई और यह 19,800 के पार पहुंच गया, लेकिन 10 बजे करीब यह 19,780 के स्तर पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और कमजोर अमेरिकी मुद्रा के बीच आज शुरुआती कारोबार में रुपया 4 पैसे की बढ़त के साथ 83.14 पर रहा। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव के कारण भारतीय मुद्रा की बढ़त सीमित रही। बाजार के शुरुआती रुझान में निफ्टी पर बैंक, मेटल, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई की म्यूचुअल फंड शाखा को प्राइवेट कर्जदाता इंडसइंड बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिका की उपभोक्ता मुद्रास्फीति की रिपोर्ट से पहले भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में मामूली बढ़त के साथ खुले। सुबह बीएसई सेंसेक्स 91 अंक या 0.14% की बढ़त के साथ 66,564 पर, जबकि निफ्टी 23 अंकों या 0.12% की तेजी के साथ 19,835 पर कारोबार करता दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $86 प्रति बैरल और WTI क्रूड $84 प्रति बैरल के करीब आ गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनोवेशन एंड एनर्जी कॉन्क्लेव के 14वें संस्करण एनरिच 2023 में कहा कि भारत तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप का उदय देखा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों को नया रूप दे रहे हैं। यूनिकॉर्न की गिनती के मामले में भारत आज विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपनी ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली स्कोर्स के माध्यम से सितंबर माह में कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 3,705 शिकायतों का निपटान किया। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ हरि मरार ने कहा कि बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले 2 वर्षों में लगभग 12,000 नौकरियां पैदा करेगा। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन। हमास के खिलाफ विपक्ष और मौजूदा सरकार ने एक आपातकालीन सरकार बनाई। इजराइल की नई युद्ध कैबिनेट ने हमास को धरती से मिटा देने की कसम खाई। इजराइल ने हमास पर नकेल कसने के लिए गाजा की पूरी तरह घेराबंदी करने के साथ ही जरूरी सामानों की सप्लाई भी बंद कर दी है।